नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। लाउड एंड क्लियर में दिन भर की बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर और 4 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद सीएम कौन होगा, इस खबर पर देश की नजर है। आपको इनसाइड स्टोरी भी हम बताएंगे, साथ ही जिस खबर पर दुनिया की नजर है उस पर एक विध्वंसक रिपोर्ट आज लाउड एंड क्लियर अंदाज में होगी। आपके सामने बात होगी चुनावी जंग के सुपर हीरो प्रधानमंत्री मोदी की। बताएंगे महाविजय के बाद संसद में पीएम मोदी के सामने बीजेपी सांसदों ने क्या नारे लगाए, जिसका सीधा कनेक्शन 2024 चुनाव से है। लाउड एंड क्लियर में बात होगी सुपर पावर अमेरिका की भी, जिसके डंप बॉम्ब की दुनिया में हो रही है चर्चा। बात 3 राज्यों के चुनावी युद्ध में हारे कांग्रेस की भी होगी। बताएंगे कांग्रेस को लेकर इंडिया में क्या सवाल उठ रहे हैं। तस्वीर असली युद्ध के मैदान से आपके सामने रखेंगे, जहां समंदर युद्ध का नया फ्रंट बनता नजर आ रहा है। लेकिन इजरायल ने कैसे युद्ध का नया दौर बेहद भीषण ढंग से अब शुरू किया है, उसको लेकर बड़ी खबर आपके सामने होगी। जहां उत्तरी गाजा पर ताबड़तोड़ हमले की तस्वीरें आ रही हैं। निशाना उन बची हुई सुरंगों पर लगाया जा रहा है जो पहले राउंड में नष्ट हो चुकी हैं, और इजरायल नए तरह के बॉम्ब का अब कैसे इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के दिए गए ये क्लस्टर बॉम्ब हमास की ताकत को दिनों दिन कैसे कमजोर कर रहे हैं। मध्य पूर्व के तनाव में हुती भी एक अहम रोल निभा रहा है, और हुती को जब भी मौका मिल रहा है वो इजरायल और अमेरिका की मिलिट्री औजारों पर हमले को कर रहा है, हमले बोल रहा है। कल हुती ने लाल सागर में अमेरिका को सबक सिखाने की कोशिश की, एक युद्धपोत पर हमला किया। तनाव के इस दौर में हुती के हमले का जवाब अमेरिका कैसे देता है, इस पर सबकी नजर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि कैसे आईडीएफ ने गाजा में 800 सुरंगों का पता लगाया है और उनमें से 500 सुरंगों को कर दिया गया है तबाह। सबसे बड़ी खबर, और इजरायल हमास युद्ध की यह बड़ी खबर इसलिए क्योंकि आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया 800 सुरंगों को लेकर 500 सुरंगों को तबाह कर दिया गया है। दर्जनों हमास कमांडर्स भी मार गिराए गए हैं। सुरंगों को तबाह करने में नई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। वो टेक्निक आखिर है क्या, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर सुरंगों में ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, पहले ये तस्वीर देखिए। तो सीज फायर के बाद इजरायल हमास की सुरंगों को तबाह करने के लिए बिल्कुल नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। हाईटेक टेक्निक्स के जरिए कैसे सुरंगों का न सिर्फ पता लगाया गया है, बल्कि क्लस्टर बॉम्ब के जरिए सुरंगों को तबाह भी किया जा रहा है। हमास की सुरंगों का यह नेटवर्क करीब 500 किलोमीटर का है, और इजरायल आक्रामक जंग के बाद अब करीब आधी से ज्यादा सुरंगों को तबाह भी कर चुका है। हमास के दर्जनों कमांडर्स को मार गिराया गया है। इसलिए यह खबर बड़ी है, जहां आईडीएफ की तरफ से हमास की सुरंगों को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, 500 सुरंगों को तबाह करने का आईडीएफ दावा कर रहा है, और इजरायल इस बार हमास की सुरंगों को नई टेक्निक के जरिए तबाह कर रहा है। आपको उन्हीं टेक्निक्स के बारे में बताते हैं, जहां पर बात होगी सोनार टेक्निक की। ये जान लीजिए कि किस तरीके से इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अंडरग्राउंड संरचना की मैपिंग की गई है। इसी के साथ खबर आई कि कैसे सैटेलाइट स्कैन किया गया है, यानी अलग अलग जगहों पर ऊंचाई भी मापी गई है। हालांकि हाई मोबिलिटी ड्रोन्स का इस्तेमाल, जो कि सटीक लोकेशंस का पता लगाने में कारगर साबित हुए हैं, वहीं रोबोट्स जो कि पिक्चर और वीडियो तो तैयार करते ही हैं, बल्कि एग्जैक्ट लोकेशन कैसी है, किस तरीके से उस लोकेशन पर पहुंचकर ऑपरेशन को अंजाम देना है, ये आईडीएफ की नई टेक्निक, जिसमें सुरंग सुमित आप उन ग्राउंड पर, उन फ्रंट लाइन पर मौजूद रहे हैं। और उन्हीं ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान हम ये चर्चा करते थे कि सुरंगों तक पहुंचना और उन्हें तबाह करना कितना बड़ा टारगेट हो सकता है। लेकिन आज ये खबर बड़ी कैसे है, जहां 800 सुरंगों में से 500 को तबाह करने का आईडीएफ दावा कर रही है। देखिए, बिल्कुल सुरभि, आपको याद होगा कि जब 7 अक्टूबर को ये तय किया गया था कि इसके बाद अब जंग होगी, और जंग के अंदर 3 अलग अलग स्ट्रैटेजीज को डेवलप किया था। सबसे पहली ये स्ट्रैटेजीज थी कि ना सिर्फ अपने हॉस्टेजेस को आइडेंटिफाई करना, बल्कि टनल्स को हर जगह से आइडेंटिफाई करके निष्क्रिय करना। दूसरा था कि लगातार अपने लिए अपने जो शेल्स है, अपने जो रसद है, उसको पूरी तरीके रखना। और तीसरा सबसे बड़ा टास्क था कि वहां पर बैठे हमास के पूरे नेटवर्क को बर्बाद कर देना। अभी मोटे तौर पर 800 से 500 जो चीजें तोड़ी, इसमें हर चीज का इस्तेमाल किया है। आप सोनार टेक्निक को बता रहे हैं, लगातार कैसे सोनार जो सबमरीन्स में इस्तेमाल किया जाता है, उस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, सैटेलाइट इमेजरीज का इस्तेमाल किया गया, यहां तक कि ओवरग्राउंड वर्कर्स या फिर जो उनका जो ग्राउंड वर्कर्स जो नेटवर्क होता है इजराइल का, उससे भी आइडेंटिफाई किया, और उसी के बाद ये ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। मोटे तौर पर अभी भी जो टनल्स है वो एग्जिस्ट करती हैं, कई जगहों पर है, लेकिन
मेजरली जो नॉर्थ गाजा का सबसे संवेदनशील इलाका है, सबसे पहला इलाका था, उसमें उन सभी टारगेट्स को निष्क्रिय कर दिया गया है और खास तौर पर इसी की मदद से जो रॉकेट, जहां से लगातार रॉकेट दागे जा रहे थे इजराइल पर, उनको भी निष्क्रिय करने का काम किया गया। सुरंगों तक पहुंचना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वहीं से हमास ऑपरेट कर रहा था, वहीं पर उसके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और साजो सामान, हथियार थे जहां से वो ऑपरेट कर रहा था, इसलिए उन्हें तबाह करा गया। लेकिन सुरंगों को तबाह करने में डंप बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है। आज की एक और सबसे बड़ी खबर है जो आईडीएफ की एयरफोर्स इसका इस्तेमाल कर रही है और अमेरिका से मिले डंप बॉम्ब को लेकर डिटेल जानकारी आपके सामने होगी, क्योंकि बंकर बस्टर बॉम्ब है ये डंप बॉम्ब। हालांकि किस तरीके से अब फ्रंट लाइन पर सुरंगों को तबाह करने के लिए इजराइल न सिर्फ अलग अलग टेक्निक्स अपना रहा है बल्कि डंप बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर खबर बड़ी है। लेकिन सबसे पहले जानिए डंप बॉम्ब आखिर है क्या और कैसे इसका इस्तेमाल होता है। MK सीरीज यानी MK80 फैमिली के ये क्लस्टर बॉम्ब हैं जिन्हें डंप बॉम्ब भी कहा जाता है। ये बॉम्ब अनगाइडेड बॉम्ब की कैटेगरी में आते हैं और फाइटर जेट से गिराए जाते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी है कि जहां पर ये गिराया जाता है वहां कई मीटर बड़ा गड्ढा भी हो जाता है और गाजा में लोकेशंस को ट्रैक और ट्रेस करके किस तरीके से डंप बॉम्ब के जरिए हमलों को अंजाम दिया गया है, इस पर चर्चा होगी। हालांकि जहां सुरंग का शक, वहीं पर डंप बॉम्ब के इस्तेमाल को लेकर खबर बड़ी भी है। लेकिन इसका इस्तेमाल आखिर होता कैसे है, क्योंकि फाइटर जेट्स के जरिए ये बॉम्ब गिराए जा सकते हैं, ये बड़ी खबर है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि किस तरीके से जमीन में गहराई तक ये बॉम्ब धंस जाता है। पर्याप्त गहराई में जाने के बाद धमाका तो होता ही है, जमीन के अंदर 250 मीटर का इलाका बर्बाद करने का दावा किया जाता है। और यशमोर सर, मैं आपको चाहूंगी इस पर मुझे ज्वाइन करके बताइए इस डंप बॉम्ब के बारे में, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने इसके बारे में पढ़े उसमें यह पता लग पाया कि कैसे अभी तक सिर्फ 1980s तक इसका इस्तेमाल होता था और यही डंप बॉम्ब बाद में रिप्लेस हो गए थे प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स के जरिए, जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट भी माने जाते थे। लेकिन अगर इजराइल आज सुरंगों के जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है और डंप बॉम्ब का ये जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो कितना कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। थैंक यू सुरभि आपके शो में आने के लिए। और आज जो है 4 दिसंबर है, आज हमारी नेवी का डे भी है। आज के दिन 1971 की लड़ाई में हमारी इंडियन नेवी ने कराची हार्बर को अटैक करके पूरे के पूरे जो भी उनके डंप्स थे वहां पे उनकी नेवल शिप्स में आग लगाती जो 3-4 दिन तक जलती रही थी। तो आज नेवी का डे है, बट हम बात कर रहे हैं इजराइल हमास की। तो डंप बॉम्ब बेसिकली जो उसके बाद स्मार्ट बॉम्ब्स बनने शुरू हो गए जो कि प्रिसीजन गाइडेड थे, उनके अंदर अपनी नेविगेशन सिस्टम थी जो कि बिल्कुल पिन पॉइंट जो है आप ग्रिड रेफरेंस दोगे बॉम्ब वहीं पर जाकर गिरेगा। लेकिन ये अब जो है बॉम्ब डंप है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट इनको यूज कर रहे हैं वो बहुत स्मार्ट है। उनकी एवियोनिक्स, उनकी प्रिसीजन, एग्जैक्ट प्रिसीजन है जहां पर ये गिराना चाहते हैं। तो बेसिकली ये बंकर बस्टिंग है, ये पेंस के लिए यूज होते हैं जहां एयरक्राफ्ट जो है एयरफील्ड्स के ऊपर अगर बाहर नजर आते तो बर्बाद हो जाते, तो उनको पेंस के अंदर रखा जाता था। या बड़े बड़े बंकर्स जहां पर आर्टिलरी का एमिनेशन रखा जाता है या एयरक्राफ्ट के स्पेयर्स रखे जाते हैं, या जहां हमारे कमांड सेंटर्स है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, उनके ऊपर उनको बर्बाद करने के लिए इस टाइप के बॉम्ब्स का इस्तेमाल होता रहा। तो इजराइल के पास वैसे टेक्निक की कोई कमी नहीं है। टेक्नोलॉजिकली सबसे सुपीरियर कंट्री मानता हूं मैं इजराइल को एज फार एज वेपन टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। एंड अमेरिका के साथ उनका बहुत पुराना वेपन टेक्नोलॉजी को लेन देन है और कोलैबोरेशन भी है। सो दे आर यूजिंग दिस बॉम्ब्स बेसिकली हमास के जो कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद करने के लिए। जहां तक टनल्स की बात है, अब ये परसेप्शन है 500 बर्बाद करिए, 800 करिए, 1 डजन खबर है कि 1300 टनल है वहां पे, 1300 टनल्स हैं और जिसका नेटवर्क तकरीबन कई सौ किलोमीटर है। लेकिन इस सब के बीच में सारी टेक्निक होने के बाद में बीच में सुरभि ये भी है कि इजराइल 2 महीने की लड़ाई में ये नहीं पता कर पाया कि ये जो इनके बंधक थे वो कहां पर रखे थे हमास के। बिल्कुल। तो लेट्स वेट एंड वॉच, बट पूरी गाजा के अंदर तबाही होनी है इस टाइप का अगर एमिनेशन यूज करेंगे। बंधक कहाँ है ये नहीं मालूम और हमास के टॉप लीडर्स कहाँ हैं जो मास्टरमाइंड है हमले के, उनके बारे में भी कई सवाल इजराइल के ऊपर खड़े किए जा चुके हैं। तो अब खान यूनिस से ही बड़ी खबर है, क्योंकि खान यूनिस को खाली करने के आदेश को लेकर तो बड़ी खबर आपने सुनी, वहीं इजरायली सेना ने आदेश जारी कर दिया है। खान यूनिस पर इजरायली बमबारी के तहत इस आदेश को लेकर खबर बड़ी है, क्योंकि गाजा का दूसरा सबसे बड़ा शहर खान यूनिस, और खान यूनिस में कैसे अब ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है उसकी एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखाएगा। क्योंकि खान यूनिस का इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण है जहां पर आपको बता दें कि करीब 23 लाख लोगों ने दक्षिण गाजा के खान यूनिस में ही शरण ले रखी है, और खान यूनिस को अब खाली करने के जो आदेश मिले हैं, जिस तरीके से लगातार अब इजरायली सेना यहां पर बमबारी कर रही है, उसको लेकर बड़े सवाल।
हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी क्योंकि गाजा के दक्षिणी इलाके खान यूनिस में कैसे इस वक्त के हालात हैं उसको लेकर बड़ी खबरें हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट यह है कि यहां से बड़ी खबर आई कि कैसे हमास के ही कई नेता यहां पर छिपे हुए हैं और हमास के नेताओं के छिपे होने की वजह से अब लगातार गाजा के इस हिस्से पर ज्यादातर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तो हमास के कई नेता जिस तरीके से खान यूनिस में छुपे हुए हैं उसको लेकर खबर बड़ी है और हवाई और जमीनी अभियान जिस तरीके से यहां पर तेज किए जा रहे हैं, आईडीएफ की तरफ से दावे ये कि अब लगातार ऑपरेशंस को अंजाम इसी खान यूनिस में दिया जा रहा है और ये युद्ध क्षेत्र सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी है जिस बात का मैंने जिक्र किया, 23 लाख लोगों ने यहां पर शरण ले रखी है और ऐसे में इस इलाके को खाली कराते हुए कैसे अब खान यूनिस में ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। विपिन चौबे मेरे सहयोगी इस वक्त गाजा बॉर्डर के रास्ते से ही मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, क्विक अपडेट ऑन दिस। सुरभि, अपना सवाल दोहराइए प्लीज। खान यूनिस में किस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है उसके बारे में विपिन क्या खबर? देखिए, जैसा ऑपरेशन शुरू किया गया था नॉर्थ गाजा के इलाकों में, सेम वैसा ही ऑपरेशन और उससे भी कह सकते हैं विध्वंसक ऑपरेशन, क्योंकि नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा में बड़ा फर्क है और खान यूनिस वो इलाका है जहां से साउथ गाजा की समझिए एक तरह से शुरुआत होती है और बहुत डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। लेकिन नॉर्थ गाजा में जब हमला किया गया था तो लोगों को यह मौका दिया गया था कि वो लोग इलाके को छोड़ के चले जाएं, लेकिन खान यूनिस में लोगों के पास यह ऑप्शन भी नहीं है कि लोग जाएं तो जाएं कहां। और ऐसे में जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें बड़ी तादाद में लोगों की जानें जा रही हैं, घरों को नुकसान पहुंच रहा है और तो और हमास के लड़ाकों को टारगेट करके बंकर्स, टनल्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो उसमें भारी नुकसान होने की आशंका है और अगले 3-4 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 2 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है और इन 2 दिनों में भारी तबाही देखी गई है, बड़ी तादाद में लोगों की जानें जा रही हैं और खान यूनिस से यह विध्वंसक कार्रवाई शुरू हुई है जो कि पूरे साउथ गाजा में किया जाएगा। जी बिल्कुल विपिन, बड़ी बात आपने बताई है कि किस तरीके से अब यहां पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां लाल सागर में हुती विद्रोहियों के कोहराम को लेकर यह खबर आई, अमेरिकी युद्धपोत पर किया गया हमला। आपको बता दें कमर्शियल जहाजों पर अटैक को लेकर खबरें बड़ी हैं। हालांकि पेंटागन की तरफ से जिस तरीके से इस पूरे हमले को लेकर अभी तक जानकारी मिल पाई है, इस खबर पर चर्चा करने से पहले आप जान लीजिए किस तरीके से अब लाल सागर का यह तनाव बढ़ता जा रहा है। और जाहिर सी बात है, लाल सागर पर तनाव को देखते हुए जिस तरीके से हुती रेबल्स लगातार अमेरिका को न सिर्फ चेतावनी बल्कि टारगेट करते आए हैं, उसको लेकर यह खबर बड़ी है। और हुती विद्रोही कैसे इजराइल और अमेरिका को उकसा रहे हैं, इसी बारे में चर्चा करने से पहले आपको हम बताते हैं कि आखिर लाल सागर से ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट और ये संकेत क्यों, क्योंकि हुती का अमेरिका पर हमला, जिस तरीके से ये बड़ी खबर आई है, अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस कार्नी पर हुती के हमले को लेकर खबर बड़ी है। हमले से नुकसान का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन पेंटागन मामले पर नजर जरूर बनाए हुए हैं और इसमें बड़ी बात यही है कि यमन के हुती विद्रोही अमेरिका को लगातार चुनौती दे रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध ने हुती को तो भड़काया ही है, इजराइल अमेरिका दोनों से बदला लेने की ये जो कोशिश हुती की है, बड़ा सवाल, अमेरिका यमन में हुती के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करेगा। यश सर, एक क्विक रिएक्शन इस पर मैं आपसे चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करने को कहा जा रहा है, क्योंकि आगे एक और वॉर फ्रंट से भी हमारे पास खबर है। रूस यूक्रेन युद्ध से बड़ी खबर, नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग का यह बड़ा बयान, यूक्रेन से आ सकती है बुरी खबर, बुरी खबर के लिए तैयार रहना होगा, अच्छे बुरे दोनों समय में यूक्रेन का समर्थन करना होगा। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए नेटो प्रमुख के बयान की आखिर मायने क्या है समझना जरूरी है, क्योंकि नेटो की चेतावनी, यूक्रेन युद्ध हारेगा जहां यूक्रेन का 40% हिस्सा रूस के कब्जे में है, यह बड़ी बात कही जा रही है। हालांकि पश्चिम से गोला बारूद की आपूर्ति नहीं हो पा रही, यह भी एक बहुत बड़ा बयान है और यूक्रेन की रिजर्व फोर्स भी युद्ध में लगाई गई है। इंपॉर्टेंट यह भी है कि किस तरीके से युद्ध लंबा खींचने से यूक्रेनी मनोबल पर असर की बात इस दौरान की जा रही है और इसमें बड़ी बात यह कि यूक्रेन के लिए क्या यह खतरे की घंटी है और यह भी कि पुतिन की रणनीति क्या ऐसे में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। इंपॉर्टेंट यह भी कि युद्ध में थकाकर रूस ने क्या अपने लक्ष्य को हासिल करने की यह कोशिश की है। और डोनेत्स्क में रूसी लड़ाकू विमानों की तबाही को लेकर भी एक खबर आई है, जहां Su-25 VKS ने हमलों को अंजाम दिया है। और ज़ेपोरिज़िया में भीषण हुई जंग की तस्वीर, जहां आर्टिलरी काउंटर बैटरी टोही स्टेशन को तबाह किया गया।
रूस के खिलाफ यूक्रेन की बड़ी तैयारी, जहां नए ड्रोन बनाने की तैयारी में यूक्रेन जुटा हुआ है और रूसी ड्रोन को पटखनी देने की यह तैयारी मानी जा रही है। हालांकि रूसी ड्रोन से यूक्रेन को भारी नुकसान भी हो रहा है। यूक्रेन की बड़ी तैयारी को लेकर खबरें सामने आ चुकी हैं, जहां यह साफ हो गया कि यूक्रेन ने 6 कंपनीज के ड्रोन का ट्रायल किया है। यूक्रेनी आर्मी ने ड्रोन की ताकत की जांच भी की है। यूक्रेन जल्द नए ड्रोन्स के प्रोडक्शन का भी ऑर्डर दे सकता है और ड्रोन हमलों से रूस को कई मोर्चों पर पीछे धकेलना भी इसमें आसान हो जाएगा। हालांकि ड्रोन में लगे उपकरणों से कई तरह की जानकारी तुरंत मिलेगी। अब यूक्रेन को ऐसे ड्रोन की जरूरत क्यों है, यह भी एक बड़ा सवाल है और उसी के आधार पर यह इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूक्रेन के पास ज्यादातर पुराने ड्रोन्स हैं और रूसी ड्रोन से हो रहा सबसे ज्यादा नुकसान। इंपॉर्टेंट यह भी है कि ईरानी ड्रोन का अभी यूक्रेन के पास कोई तोड़ भी नहीं है और रूस में काफी अंदर तक हमले की तैयारी को लेकर भी खबरें बड़ी सामने आ रही हैं। और अब मॉस्को की फैक्ट्री में भीषण आग की तस्वीर आपके सामने होगी, जहां विशेष मशीनों की फैक्ट्री में लगी आग और फैक्ट्री में एंटी फायर डिवाइसेस का निर्माण होता था। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन दौरे पर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को लेकर खबर आई, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले लुकाशेंको।